व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं लो इम्यूनिटी पे। अभी हम इसके रीजंस एंड कॉजेस पे जाते हैं। हमारा पोल का सवाल मैं रिपीट कर दूं कि आपको लगता है कि मेहंदी की रस्म होनी चाहिए, हाँ या नहीं में आप जवाब दे रहे हो। और एक कॉल है हमारे साथ, जी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग यूसुफ साहब। कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? और आपने जो आज शुरू में जो अपना वो जो आप पेश करती हैं, आप अपने राय जो अपना हाँ, जो हाँ, लेसन होता है जी, इतना प्यारा था, लेकिन एक थोड़ी सी तशनगी रह गई। हाँ जी, क्या रह अगर गई? इसमें थोड़ी सी रूहानियत को भी शामिल कर देती ना आप, कि भाई कैसे स्ट्रेस से बचना चाहिए। रूहानियत से मुराद ये नहीं कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान की बात करें, ईसाई अपने हिसाब से सोचे, ये सोचे, थोड़ी सी रूहानियत शामिल कर देनी चाहिए थी आपको। सॉरी मैंने आपको मतलब वो नहीं, किया। सही किया आपने, लेकिन मैंने हाँ। थोड़ी सी की थी बीच में, हल्की सी नमाज की बात की थी, इसी वजह से हाँ, नहीं सारी चीजें आनी चाहिए, रूहानियत हाँ, थोड़ी सारी सी चीजें आ आनी जानी चाहिए, चाहिए। सही कह रहे अच्छा, हैं। दूसरा आपका पोल का सवाल का जवाब हाँ ये जी, है बिल्कुल दीजिए। कि जो बड़े लोग होते हैं वो तो अपनी नुमाइश के लिए करते हैं, तो भी गलत है। अच्छा, मेरे पास एक पियोन काम करता है, उसकी बच्ची की शादी हुई, तो उसने कहा कि 3 दिन छुट्टी के बाद जब वो घर आया तो मुझे कहने लगा कि मैंने जो है वो अपनी बच्ची की शादी की मेहंदी के अंदर जो है वो ऐसा मुजरा कराया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। और मैंने कहा भाई तेरे पास तो पैसे नहीं थे, तू तो टके टके में जमा कर रहा था। तो कहने लगा वो अपने घर का पिछवाड़ा था ना, वो बेच दिया मैंने। आए। तो इस किस्म की जो तकरीबें हैं इससे दूर ही रहना चाहिए। बड़े लोगों को रोक नहीं सकते, उनको अपनी नुमाइश करनी होती है। छोटे लोग जो होते हैं वो इस तरीके से कर लेते हैं कि अपने असासे बेच के कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। सही, मतलब कंप्लीट बैन लग जाए तो ना बड़े करे ना छोटे, कोई भी नहीं करे फिर, कोई भी ना करे। अच्छा, good, दूसरा हाँ ये डॉक्टर साहब से सवाल करना है कि जैसे सबसे बड़ी इम्यून सिस्टम की बीमारी है एड्स, तो इसके अलावा क्या बीमारियां होती हैं जिसमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है? आम आदमी की मालूमात के लिए जरा तफसील से बताएं। अभी बता और आपके साइकाइट्रिस्ट जो बैठी हैं उनसे ये पूछना है कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसमें मतलब माशरती अमल का कितना दखल है और केमिकल चेंजेस का कितना दखल है? ये 2 सवाल करने हैं मुझे। ठीक है थैंक यू। हम अभी बात करते हैं इस बारे में। पहले आप जवाब देना चाहेंगे? जस्ट एज यू से। आप बता दीजिए। फिर सर से तो हम रीजंस पे जा ही रहे हैं तो वो लंबे हो जाएंगे। हाँ। साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें वी सी द प्रोपोर्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, यानी कि जिस तरह इन्होंने कहा कि जो जेनेटिक्स हैं या केमिकल इम्बैलेंसेस हैं उनका भी इम्पैक्ट है, और फिर नेचर जो है उसके साथ नर्चर की बात आती है, दैट इज़ एनवायरनमेंट, यानी जो हमारे सोशोलॉजिकल इन्वायरमेंट हमें मिल रहा है या घर का जो माहौल है और इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें आइसोलेशन में नहीं हैं। सो एवरी टाइम समबडी वॉक्स इन, तो हम ज़रूर ये चीज़ हम केस हिस्ट्री के थ्रू डिटर्मिन करते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो आ रहे हैं या सोशल सपोर्ट की कहाँ कमी है और कहाँ फैसिलिटेशन है, एंड ऑन द अदर एंड असेसमेंट होता है प्रॉपर, और उसके थ्रू हम बाकी जो नेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जेनेटिक्स में अगर कोई केस हिस्ट्री मिल रही है, इससे पहले फैमिली में एग्जिस्ट कर रहा है कोई प्रॉब्लम, तो वो भी ज़रूर देखे जाते हैं। एंड इट इज़ श्योरली अ मैटर ऑफ केमिकल इम्बैलेंसेज ऑल्सो, न्यूरोट्रांसमिटर्स का कम हो जाना या उनकी ज़्यादती एक और एलिमेंट है जिसको देखा जाता है। तो ये सब कुछ स्क्रूटनाइज किया जाता है, एंड दीज आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही नोज़ अबाउट इट, कि ये दोनों चीज़ें ही हैंड इन हैंड जाती हैं और इन दोनों को ही रूल आउट करके ही डायग्नोसिस दिया जाता है। और इम्यूनिटी से रिलेटेड या कोई भी डिजीज़ जब होती है स्पेशली साइकोलॉजिकल, तो फिर ये दोनों एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सही। डॉक्टर साहब आप पे बात आ गई। अब हम रीजंस की तरफ चलते हैं। तो एड्स तो वो तो है ही इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, इसके अलावा और क्या रीजंस हैं? रीजंस जब हम शुरू करते हैं ना, तो बेसिकली हम लोग बस सिंप्लीफाई अगर करा जाए तो ये है कि देखिए फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, यानी कि एक नॉर्मल जो हमारी बॉडी का रिस्पांस है, दैट इज़ जिसको हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं, यानी एक आम जिसको सिंपल सी बात कहते हैं। एक पैथोलॉजिकल रिस्पांस होता है, यानी कि बीमारी की सूरत में। अब जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, लो इम्यूनिटी, तो लो इम्यूनिटी जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ऐसे ही हो जाती है, उसमें हर चीज़ आ जाती है। अब जब फिजियोलॉजिकल आती हैं तो उसमें आपकी डाइट आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखती है, जैसे कि इन्होंने बताया कि जी विटामिन डी
एक डेफिशिएंसी अगर हो जाए, कुछ और भी डेफिशिएंसीज हैं जिसमें जैसे सी है, ई है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अरसे से चल रही हैं। कुछ के मुतालिक तो हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है, कुछ अभी तक बड़ी यानी हाइपोथेटिकली लेवल पे चल रही हैं। लेकिन ये होता है कि आपकी एक्सरसाइज है, आपका खाना है, आपका न्यूट्रिशन स्टेटस है, आपका रहने का अंदाज़ है, आपका काम करने का अंदाज़ है, ये सारा का सारा आपका इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है और ये सब इम्पैक्ट करता है आपके इम्यूनिटी को लो करने में। अगर आपने अच्छी नींद नहीं की है तो आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। अगर आपने अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिशन आपकी सही नहीं है, तो आपकी कुछ डेफिशिएंसीज ऐसी होंगी जिससे आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। तो ये तो वो होते हैं जो कि नॉर्मल फैक्टर्स हैं। अब उसी वजह से आप देखेंगे कि जो कॉमन से जो चीज़ें आती हैं वो ये कि जैसे बहुत सारे लोगों को रिकरेंट कोल्ड होता है, हर वक्त जो होता है ना, बार बार जी कहते हैं कि जी हर वक्त इस बच्चे को तो हर वक्त ही नज़ला हो रहा है। तो ये भी आपकी लो इम्यूनिटी है, क्योंकि आपके वो जो सेल्स हैं, जो सेल्स जो फाइट कर रहे हैं, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी सिस्टम है कि जो बाहर के कोई भी जर्म्स को या बाहर के कोई भी उसको फॉरेन बॉडी जिसको हम कहते हैं, उसको हमारी कैपेसिटी होती है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं जो उसको फाइट करते हैं, और वो फाइटिंग सिस्टम जो होता है वो इम्यून सिस्टम हमारा फाइट करता है। अब अगर वो ओवरवेल्म हो जाए कि वो वहाँ के जर्म है तो हमें बीमारी हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा फिर ये है कि ये तो एक बाहर वाला फोर्स है जिसको हम जर्म्स के साथ रिलेट करते हैं। फिर हमारे इंटरनल बॉडी का एक फोर्स है जिसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं। सही। जो वो ऑटो इम्यून है तो वो बीमारियां अपनी जगह पे हैं। अब ऑटो इम्यून के अंदर अब आपकी यही चीज़ है कि जो आपके सेल्स हैं जहाँ फ्री रेडिकल्स आ रहे होते हैं वो आपके पूरे बॉडी के सेल्स हैं। अब उसमें आपका हार्ट डिजीज़ है। अब हार्ट डिजीज़ भी आपका लो इम्यूनिटी से रिलेटेड हो रही है। कैंसर्स हैं आपके जो कि लो इम्यूनिटी से रिलेट हो रहे हैं। कॉमन चीज़ों में अगर आप सुनना चाहेंगे तो जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों को रिकरेंट कोल्ड हो जाती है, कांस्टेंट है, तो वो ये होता है कि एक टाइम आता है कि ये भी एक बहुत अच्छी सी चीज़ होती है कि जब हमारा एक फाइटिंग का जो फोर्स होता है ना वो बॉडी का एक्टिवेट होता है। सही। लेकिन अगर ये क्रॉनिक, इस पे हम थोड़ी सी और बात करते हैं। अभी क्रॉनिक हो जाता है, एक कॉल है हमारे से काफ़ी देर से होल्ड पे ना, पहले वो अटेंड कर लेते फिर इसके क्रॉनिक सिम्टम्स फिर आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। जी जी, अच्छा आपके आई थिंक आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो सिग्नल्स क्रैक कर रहे हैं तो आवाज़ जो है वो भी सही से नहीं आ रही, तो एक जगह पे खड़े होकर बात कर लें अगर लो जी कॉल ही करके। चलिए जी, हम कमिंग बैक टू व्हाट वी वर सेइंग सर, क्रॉनिक हो जाता है तो हाँ, तो ये जैसे कॉमन कंडीशन में मैंने बताया कोल्ड सोर्स हो जाते हैं, ये रिकरेंट है, हर्पीज़ है, रिकरेंट हर्पीज़ हो रहा होता है कि आपका जैसे हर थोड़े दिनों के बाद में लोगों को, तो दीज आर बेसिकली इम्यूनिटी लो हो रही होती है जिसमें ये कि ये आपकी चीज़ें आ रही होती हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि कार्डियक कंडीशंस हैं, जो दिल के मामलात हैं उसमें इम्यूनिटी का ताल्लुक है, आपकी कैंसर के साथ ताल्लुक है। एड्स तो है ना, ये तो एक स्पेसिफिक डिजीज है। कैंसर के साथ तो हम कह सकते हैं, दिल के मामलात में कैसे वही आपकी जब होते हैं ना जो सेल्स होते हैं वहाँ भी वो रिलेट करते हैं। तो इम्यून सिस्टम अगर आपका लो होगा तो वहाँ भी आपकी जो थी ना वो इम्यूनिटी आपकी, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज भी जो है ना वो भी रिलेट कर रही हैं इससे इम्यूनिटी के साथ में। इसमें हम डिटेल पे बात करते हैं कॉल के बाद। ये वाली फिजियोलॉजी अभी आप हमें समझाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। लो जी, आई थिंक ये कॉल भी ड्रॉप हो गई है। सॉरी, मैं हर कॉल लगता है लेट उठा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये क्या फिजियोलॉजी है जी? देखिए यही होता है ना, जब मैंने बताया कि जब आपका सिस्टम जो है ना तो वो आपके जो सेल्स हैं, जो बॉडी के सेल्स हैं वो भी तो रिएक्ट करते हैं टुवर्ड्स दी इम्यूनोलॉजिकल फाइटिंग में। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपके, अब जैसे स्ट्रेस के साथ रिलेशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का जो स्ट्रेस रिलेशन है, तो फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल वहाँ वो इश्यू होकर कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस भी डेवलप करने में मदद दे रहा होता है आपके, क्योंकि सेल्स आपके वीक हो रहे होते हैं बॉडी के। ऑटो इम्यून है, जैसे कि अब ऑटो इम्यून में आपके पास जो है हमारे पेट की बड़ी आंतों की बीमारी जिसको हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं, सही, वो एक कंडीशन है जो कि आपकी लो इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अच्छा जी हाँ, वो कंडीशंस हैं क्योंकि अब आपके जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपके सर जब कुछ लोगों की हीलिंग काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, फिर आपकी हीलिंग है, जैसे सर्जरी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था सर्जरी का है। सर्जरी से पहले की जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो ऑलरेडी कम कर रही होती है इम्यूनिटी, लेकिन सर्जरी का जो स्ट्रेस होता है जो बॉडी को मिलता है
तो आप देखें पोस्ट सर्जरी के लोगों को जो होता है ना, या पोस्ट कोई भी बीमारी हो जाए तो एकदम इम्यूनिटी लो हो जाती है उनकी, तो उसमें क्या होता है कि उनकी हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाता है। अच्छा सर, इस चीज़ को यहाँ रोकें, मैं आप एक चीज़ से रिलेट करके पूछूंगी एक कॉल के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं मिसेस अजमल बात कर रही हूँ। मिसेस अजमल, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसी हैं? मॉर्निंग। एक तो आपकी तारीफ करनी थी। कहिए। आज आप पाकिस्तानी बारबी डॉल लग रही हैं। नहीं, पाकिस्तानी बारबी डॉल मतलब जो लोकली बनी हुई होती है। थैंक यू सो मच। अच्छा, और दूसरा ये कि 50s में मतलब हो जाती है ये शुरू ये चीज़? 50s में क्या लो इम्यूनिटी? हाँ लो। अच्छा 50s में, अभी सर ने बताया 60s के बाद हम लोग उसको लो इम्यूनिटी में लेके जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये पूछनी थी कि इसके सिम्टम्स मैंने तो सुने नहीं, मैं फोन मिलाने में लगी हुई थी। अभी हम सिम्टम्स पे आ रहे हैं, अभी हमने सिम्टम्स पे ज्यादा बात नहीं की, अभी आने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, डोंट वरी। अभी हम बात कर रहे हैं रीजंस पे कि किन रीजंस की वजह से। ठीक है। अच्छा, हार्ट बीट मेरी तेज हो जाती है, ये भी इसमें सिम्टम्स में आता है, ये बताइएगा जरूर। आपकी हार्ट बीट क्यों तेज हो रहा है, किन वजह से, किस सिचुएशन में, कैसे? अब आपसे बात कर रही हूँ, हार्ट बीट तेज हो गई और सर्दी बहुत लगती है। ठीक है। अच्छा, ये कोई एक्साइटमेंट की सिचुएशन हो तो हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है। अच्छा, तो आपसे बात करके पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आपकी किन किन सिचुएशन में आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है। चलिए ठीक है, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज। और दोनों डॉक्टर्स को मेरा सलाम। दोनों डॉक्टर्स को सलाम। हाँ जी, वालेकुम सलाम।